दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एमएसपीपी चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दृष्टि यूपीपीसीएस का ये मॉक टेस्ट है। ठीक है, इसका पहला मॉक टेस्ट है ये, और इसका ये पार्ट 2 है। पहला एक पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है वीडियो, ठीक है, चैनल पर। आप उसको देख लीजिएगा, ये भी देख लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही प्रश्न आते ही हैं। और ये दृष्टि का बहुत मतलब लेवल वाला मॉक टेस्ट है ये। आपको कहीं से भी मिले, परचेज कर लीजिए, चाहे दृष्टि से या मार्केट से, कहीं से भी मिले आप इसको ले लीजिए और इसको हल कीजिए। और जो प्रश्न और व्याख्या भी बहुत अच्छे तरीके से दी हुई है, तो आप इसको हल कीजिए। ठीक है, ये मैं आपको एडवाइस दूंगा, सजेस्ट करूंगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप शुरू करने से पहले एक बार बता दूंगा, अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। देखिए, आप लाइक करते हैं तो थोड़ा मनोबल बढ़ता है हमारा। ठीक है, लगता है कि हाँ ठीक है, आपने लाइक किया है। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो लाइक कर दीजिए। लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, ना ही आपका कुछ कम होगा और ना ही मेरा बहुत कुछ बढ़ जाएगा। हाँ, ये है कि मेरा मुझे थोड़ा मोटिवेशन ज़रूर मिल जाएगा। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिएगा दोस्तों में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। मैं बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो निश्चित तौर पर जो आगामी परीक्षाएं हैं उनमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। ठीक है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदियां जो हैं भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं? तो देखिए, भ्रंश घाटी से जो नदियां बहती हैं उनमें मुख्यतः एक तो नर्मदा, आपने सुना होगा, नर्मदा नदी का नाम सुना होगा, और एक तापी नदी है, और एक दामोदर नदी। ठीक है, ये तीन चार नदियां हैं, नर्मदा, दामोदर और तापी। ये भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। तो यहाँ पे नर्मदा तो है नहीं, तो इसको छोड़ दीजिए, लेकिन ये एडिशनल जानकारी है। तो आप तापी और ये दामोदर, यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा सी होगा। ठीक, याद रखिएगा इसको। अंडमान और निकोबार द्वीप में निर्मित संकल्प स्मारक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? संकल्प स्मारक। तो संकल्प स्मारक है क्या, ये देखिए, पढ़िए, इसमें पता चलेगा आपको। यह भारतीय राष्ट्रीय सेना के जवानों द्वारा संकल्प और उसके उनके असंख्य बलिदानों के लिए एक श्रद्धांजलि है। सही है। 30 सितंबर 1943 को भारतीय राष्ट्रीय सेना द्वारा पोर्ट ब्लेयर में ये ध्वज फहराया गया था। तो ये भी ठीक है। तो यानी इसका जो कथन और कारण है, ये दोनों सही है। ठीक, मतलब दोनों कथन सही है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर सी। हाल ही में प्रारंभ किए गए संपन्न सॉफ्टवेयर। तो कौन सा सॉफ्टवेयर है ये? संपन्न। इसका पूरा नाम आप जान लीजिए तो थोड़ा सा आपको आइडिया होगा। देखिए, कोई भी इस तरीके का जो भी सॉफ्टवेयर होगा, या कोई प्रोग्राम होगा, या कोई ऐप होगा, मोबाइल ऐप होगा, ठीक है, तो उसका अगर आप फुल फॉर्म जानते रहेंगे तो आपको बहुत इजीली आप उसका जो एम है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है, वो समझ जाएंगे। तो जैसे ये संपन्न है सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन। तो अब आप इसमें देखिए, पेंशन, जैसे ही आपको पेंशन समझ में आएगा तो आपका ऑप्शन सीधे सीधे सी लग जाएगा। अगर आप इसका नहीं जानते हैं तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगी, लेकिन अगर आप जानते हैं तो कोशिश करिए, जो इस तरीके के जो कीवर्ड्स होते हैं, चाहे वो मोबाइल ऐप हो गया, कोई सॉफ्टवेयर हो गया, कोई प्रोग्राम हो गया, कोई वेबसाइट हो गई, उसको आप उसके जो फुल फॉर्म है वो याद रखिए। तो उससे क्या है, आपको करेक्ट आंसर ढूंढने में सहूलियत होगी। तो इस तरीके से चीज़ों को हैंडल कीजिए। ठीक, तो अब समझ में आ गया ये संपन्न का। ठीक है, ये पेंशन सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो कीवर्ड्स है ना, उनको जरूर आप, जैसे ये नहीं है तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए या राउंड कर लीजिए। तो देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि कौन सा नहीं सही है। तो जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो ये सही है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत है। यही यही गलत ही है। ठीक है, बाकी आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जलियांवाला बाग नरसंहार तो पहले ही हो गया था, असहयोग आंदोलन तो इसके बाद शुरू हुआ। ठीक है, तो जलियांवाला बाग कांड तो 1919 में ही हो गया था, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, तो ये जो पहले ही वाला है वो भी वही गलत हो गया। तो इसलिए बाकी तो सही है, बाकी आप पढ़ लीजिए, सही है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये ए। ठीक है, जो असहयोग आंदोलन जो समाप्त किया था, वो चौरी चौरा जो घटना हुई थी 1922 में, उसमें ये जो है समाप्त किया था इसको। ठीक, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने मानव की अवधारणा प्रतिपादित की, मानव विकास की? तो ये जो डॉक्टर महबूब उल हक हैं, इन्होंने ही इसकी अवधारणा को स्थापित किया। ये बेसिकली ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं। ठीक, तो इनका नाम याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है ये परीक्षाओं में। कभी कभी समाचारों में देखी जाने वाली सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची, सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची, जैसे ना नाम ये ना समझ में आए तो आप इसको
यहाँ पे देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट, ये किससे संबंधित है? तो ये रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। बेसिकली जो बहुत सारे लिस्ट हैं, बहुत सारे आइटम्स हैं जिनको कि इंडियनाइज करने के लिए, यानी उनको यहीं स्वदेशीकरण करने के लिए उनकी एक लिस्ट बनाई गई है। वही बेसिकली उसी के बारे में बताया जा रहा है कि इनका, इन लिस्टों का जो है आयात नहीं किया जाएगा। ठीक है, इनका आयात नहीं किया जाएगा, ये यहीं पे बनेंगे। तो ये इस तरीके से चीज़ों को देखिए। शुंग वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, सही है। ठीक है, शुंगों की राजधानी विदिशा थी, ये भी ठीक है। कालिदास ने पुष्यमित्र शुंग के सम्मान में मालविक अग्निमित्र की रचना की थी, तो क्या ये सही है? ये सही है, मालविका अग्निमित्र की रचना की थी। तो मालविका अग्निमित्र में जैसे अगर आप देखेंगे तो ये मालविका और अग्निमित्र, ये इनकी कहानी है, तो इसमें पुष्यमित्र शुंग आएंगे ही नहीं, यानी जो तीसरा ऑप्शन है ये गलत हो गया आपका। देवभूति के शासनकाल में यूनानी दूत हेलियोडोरस द्वारा गरुण स्तंभ की स्थापना की गई थी, तो ये सही है क्या? देवभूत के टाइम पे हुआ था ये हेलियोडोरस, कि और किसी और कोई शासक थे? यानी बेसिकली इसमें ये भी गलत है और ये भी गलत है। आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1 और 2 है। ठीक, ये जो अ, इसमें बताया मैंने, ये अंतिम शासक तो था ये, ठीक है, लेकिन वो वासुदेव के टाइम पे हुआ था, जो कर्ण वंश की जिसने स्थापना की थी उसके समय पर वो हुआ था। ठीक, तो याद रखिएगा ये। चलिए, ये नेक्स्ट देखते हैं। इसमें जो है, ये जो देवभूति है, ये देवभूति नहीं, ये देवभूति अग्निमित्र, ये जो अग्निमित्र थे इनका जो एक उत्तराधिकारी था भागभद्र। ठीक है, भागभद्र, इनके शासनकाल में ये हेलियोडोरस आए थे। ठीक है, याद रखिएगा ये। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों को, कथन और कारण देखिए, सही है गलत है क्या है। द्रविड़ क्रम की चट्टानें बड़ी मात्रा में भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पाई जाती हैं, क्या सही है? द्रविड़ क्रम की चट्टानों में प्रचुर मात्रा में जीवाश्म पाए जाते हैं, तो ये तो सही है। ठीक है, लेकिन ये गलत है, यानी कि आपका ए गलत और आर सही है। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन जो होगा होगा डी। ठीक है, ये जो इस द्रविड़ क्रम की जो चट्टानें हैं ना, वो चट्टानें यहाँ प्रायद्वीपीय भारत में नहीं पाई जाती हैं। एक कहीं छुटपुट जगह पे होंगी, बट प्रचुर मात्रा में लिख रहा है तो वो गलत है। ठीक है, ये वहाँ पे पाई ही नहीं जाती हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय भारत की जलवायु को निम्नलिखित में से किन प्रकार से प्रभावित करता है? तो देखिए, इसमें से किन प्रकार से प्रभावित करता है? यह दक्षिण पश्चिम मानसून को प्रभावी ढंग से रोकता है, जिसके कारण वर्षा होती है, एग्जैक्टली सही है। मध्य एशिया की शीत महाद्वीपीय राशियों को ये इधर आने से, प्रवेश से रोकता है, ये भी सही है। यह जेट धारा को 2 शाखाओं में विभाजित करता है, ये भी ठीक है। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, यानी कि तीनों सही हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में समाचारों में देखे गए क्यूहुटिसुका सचिकारम, ये इसके संबंध में क्या है? ये क्या चीज़ है? ये इसको देख लीजिए। ये क्या ये बोल रहा है कि यह असम में पाई गई सरीसृप की एक नई प्रजाति है। यह अंतिम जीवित इच्थ्योसौर प्राचीन जानवर जो जीवित स्वॉर्डफिश की तरह दिखते हैं में से एक है। तो ये क्या कथन सही है? ये कथन इसमें केवल दूसरा वाला कथन सही है, ये वाला गलत है। ये असम में नहीं पाया गया ये। ठीक है, ये आपका जो अपना समुद्र, ये है तो वैसे सरीसृप ही है। ठीक है, लेकिन ये पाया यहाँ पे नहीं पाया गया, ये मध्य कोलंबिया में पाया गया है। ठीक है, सरीसृप तो है वो, लेकिन ये मध्य कोलंबिया में। ठीक है, कहाँ पे? मध्य कोलंबिया, याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए, नीचे दिए गए दो कथनों में से ये फिर कथन कारण। ठीक है, देखिए, महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे, सही है। एक ही लोग यही गए थे, और तो कोई गया नहीं था। ठीक है, और ये बोल रहे हैं कि सम्मेलन के इस दूसरे संस्करण में कांग्रेस की भागीदारी 1931 के गांधी इरविन समझौते का परिणाम थी, तो बिल्कुल सही है। गांधी इरविन पैक्ट हुआ, उसी के बाद ही ये गांधी जी तैयार हुए कि ठीक है जाएंगे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए, तो गए भी। ठीक है, याद रखिएगा ये किस जहाज से गए थे, ये भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक, भारत में पाए जाने वाले मैंग्रोव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, उनके बारे में देखिए। ये दुनिया के केवल उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अंतर्ज्वारीय क्षेत्रों में उग सकते हैं। ये गूदेदार पत्तियां, धसा, रंध्र, वायवीय श्वसन, जड़ें, जराजीवता
अवस्तंभ मूल और बट्रेस रूट्स इसकी विशेषताएं हैं। भारत में पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव सर्वाधिक पाया जाता है। सही है, सर्वाधिक तो है, पाया जाता है उसी में। उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो क्या सेकंड नंबर पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है? नहीं, सेकंड नंबर पे गुजरात है। ठीक है, पहले पे वेस्ट बंगाल, दूसरे पे गुजरात। इसी वजह से ये इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो इसमें, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक, क्योंकि ये वाला गलत हो जाएगा तीसरा। तो 1 एंड 2 सही है। ठीक है, बाकी सही है, ये सिर्फ गुजरात हो जाएगा इस पे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित भारतीय राज्यों को उनके कोयला भंडार के संदर्भ में घटते क्रम में लिखिए। तो सबसे ज़्यादा आप ऐसे भी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा झारखंड में है, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़। ठीक है, अगर आप इसी को प्रोडक्शन के उसमें करेंगे तो छत्तीसगढ़ पहले आ जाएगा, उड़ीसा बीच में ही रहेगा और झारखंड तीसरे स्थान पे आ जाएगा प्रोडक्शन के मामले में। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ई दाखिल ई दाखिल को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र मतलब निक द्वारा विकसित किया गया है। यह उपभोक्ता और उनके अधिवक्ताओं को उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने का अधिकार देता है। तो ये दोनों सही हैं। ठीक है, ई इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, दोनों बातें ध्यान रखिएगा। ई दाखिल के बारे में सही है ये। तारीख मुबारक शाही के लेखक कौन है? तारीख मुबारक शाही के लेखक कौन है? याहिया बिन अहमद सरहिंदी। ठीक, ये ध्यान रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो ये मोहम्मद शाह थे, जिनको रंगीला बोला जाता था। आप इनका जो सरनेम या उपनाम, सरनेम नहीं उपनाम, इनका मोहम्मद शाह रंगीला। तो ये लास्ट ये शासक थे जो कि तख्ते ताउस पर ये बैठे थे। उसके बाद क्या हुआ था, ये क्यों मतलब उसके बाद क्यों नहीं बैठ पाया था कोई? तो ये तख्ते ताउस इनके शासनकाल में ये आक्रमण हुआ था। किसका आक्रमण हुआ था? नादिर शाह का। ठीक है, 1739 में। तो वो ईरान लौटते समय मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा भी था, वो भी ले गया। ठीक, तो इसी वजह से जो अगले जो शासक आए वो नहीं बैठ पाए। तो ये भी जानना जरूरी है कि नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 1739 में, और ये किसके शासनकाल में हुआ था, ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो इस वजह इसलिए इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगर नहीं पता था तो लिख लीजिएगा, तो आपका एक मतलब फैक्ट तैयार हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो सूची वाले जैसे क्वेश्चन आए आप उनमें पहले देखिए कि कौन सा आपको आता है, पहले पढ़ लीजिए एक बार। जैसे देखिए गीता रहस्य। ठीक है, तो गीता रहस्य में क्या है? गीता रहस्य आपको पता है कि ये बाल गंगाधर तिलक हैं। ठीक, तो अब आप एक थ्री एक एक आपको मिल गया। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो ये दादा भाई नौरोजी का लिखा हुआ है। ठीक है, लाइफ डिवाइन ये अरविंदो घोष, इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रश्नों को मतलब इनको ऑप्शंस को एक दूसरे से जोड़ के देखिए, तो आपका जो आंसर है इनमें से क्या आ जाएगा? इनमें से देखिए ए का 3 यानी पहला ही ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो ये आप बहुत दिनों से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। ठीक है, तो ये विलियम बेंटिंग जिनके काल में ये सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। ठीक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये इसमें ये भी ध्यान रखिएगा कि किसकी सहायता से या किसका इसमें कौन से समाज सुधारक ऐसे थे जिन्होंने इसमें बहुत योगदान दिया, जिनका मतलब इस प्रथा को अंत कराने में मतलब योगदान, सराहनीय योगदान रहा, उन्हीं के प्रयासों से ही हुआ। तो राजा राम मोहन राय का नाम याद रखिएगा। ठीक है, उनके ही प्रयासों से ये सारी चीज़ें संपन्न हुई। ठीक है, मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम देखिए। देखिए सही कालानुक्रम आपको ये लिस्टिंग वाली मैंने वीडियो दे रखी है, उसको आप देख लीजिएगा, तो आपको सारा ये मतलब ये जितने भी युद्ध हुए हैं वो सब आपको समझ में आ जाएगा। लिस्टिंग वाला वीडियो मेरा जरूर देख लीजिएगा, ताबड़तोड़ वाला, उसमें देखिएगा आपको ये सारा कवर मिलेगा। ठीक है, इसमें से अगर देखेंगे तो खानवा का युद्ध सबसे पहले हुआ था। ठीक है, फिर घाघरा का युद्ध, फिर चौसा का युद्ध, फिर सामूगढ़ का। देखिए खानवा और ये घाघरा ये किसके द्वारा लड़ा गया था? ये बाबर के द्वारा। ठीक है, और ये चौसा जो है, चौसा ये हुमायूं के द्वारा लड़ा गया। और सामूगढ़ ये औरंगजेब और ये आपका दारा सिकोह इनके बीच जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में से एक युद्ध वो है। तो इस तरीके से अगर आप याद रखेंगे तो याद रहेगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे बारानी खेती के रूप में जाना जाता है?
तो जो वर्षा आधारित कृषि होती है उसको बनानी खेती कहते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है, फैक्ट है एकदम, याद रखिएगा इसको। देखिए अब इसमें नदी और उद्गम स्रोत पूछा है कि कौन कहाँ से, उसको मैच करना है कि कौन कहाँ से जो है उद्गम होती है, किस नदी का उद्गम कौन सा स्थल है। देखिए अब इसमें से आप समझिए कि कोई एक अगर आप ऑप्शन आपको मिल जाए, ठीक है, कोई एक ऑप्शन आपको मिल जाए तो आपका काम जो है आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप तापी, तापी देखिए आप, तापी आपको समझ में आएगा कि ये इधर मध्यवर्ती जो भारत है अपना मध्य क्षेत्र में, यहाँ से निकलती है यानी कि सतपुड़ा। ठीक है, नर्मदा जो है वो मैकाल पर्वत से निकलती है। ठीक है, सिंधु जो है ये, सिंधु जो है आपका ये, आप इसमें देखिए एक मिलाइए पहले, ए का 3 यानी कि ए का 3 ऐसे करेंगे तो भी आपका ऑप्शन मिल जाएगा। बी का 4 यानी कि बी का 4 रोहतांग दर्रे से ये निकलती है, और सिंधु जो है वो मानसरोवर झील से। ठीक, तो याद रखिएगा ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। इस तरीके से आप याद रखिएगा, एक दो आपका जैसे ही आपको ऑप्शन मिल जाएंगे वो एलिमिनेशन मेथड लगा के आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था, तो ये केविन एस्टन है जिन्होंने पहली बार शब्द इसका प्रयोग किया था। निम्नलिखित में से साइनोकोबालामिन, ये विटामिन का नाम बहुत बार पूछा जाता है। एक क्वेश्चन ये विटामिन से संबंधित रहता ही है, चाहे वो नाम हो या उससे संबंधित रोग हो, उसकी कमी से होने वाले रोग हों, डिजीजेज। ये मैंने वीडियो दे रखा है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा और देखिएगा, आप उसमें से प्रश्न आपको ज़रूर मिलेंगे। मैंने सारा एक वीडियो पूरा बना रखा है विटामिन वाला, ठीक है, देख लीजिएगा उसको। ओ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1947 से पूर्व कांग्रेस का अधिवेशन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर नहीं आयोजित हुआ। तो देखिए यहाँ भी हुआ है, यहाँ भी हुआ है, यहाँ भी हुआ है, मेरठ, मेरठ में भी हुआ है, सॉरी ये यहाँ आगरा में नहीं हुआ है। ठीक, तो ये मेरठ में हुआ है, कानपुर में हुआ है, लखनऊ में हुआ है, आगरा में 1947 के पूर्व नहीं हुआ है। ठीक, ध्यान रखिएगा इसको। वन्य जीव अभ्यारण्य में देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जिला और ये दिया गया है। तो विजय सागर ये महोबा ठीक है, पटना एटा ठीक है, पार्वती अर्घा गोंडा में है क्या, नहीं, ये पार्वती अर्घा गोंडा में है, ठीक है। और ये इनका नाम लिए लिस्टिंग वाला चीज़ बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। ठीक है, बांदा में ये सुहागी बरवा है क्या, ये ठीक है, ये सही है, गोंडा पार्वती अर्घा गोंडा में ही है। सुहागी बरवा कहाँ है, ये सुहागी बरवा बांदा में तो नहीं है, तो यानी कि जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, मतलब आंसर, वो होगा डी। ठीक है, इसको याद रखिएगा पूरा। मैंने एक लिस्ट वो शायद बना रखी है, या नहीं है तो मैं एक वीडियो बना दूंगा इसको। ठीक है, फिर भी ये याद रखिएगा, जान लीजिए आप। विजय सागर महोबा में सही है, पटना जो है एटा में है, ठीक है, ये यूपी स्पेशल वाला है तो सही है। पार्वती अर्घा ये गोंडा में है, और ये अपना सुहागी बरवा महाराजगंज में है। ठीक, याद रखिएगा इसको, सुहागी बरवा कहाँ है, महाराजगंज में, पार्वती अर्घा ये गोंडा में। ठीक है, ऐसे चंद्रप्रभा चंदौली, ठीक है, किशनपुर लखीमपुर खीरी, कतरनिया घाट, ठीक है, वो बहराइच में है, रानीपुर ये बांदा में, बांदा में कौन सा है, रानीपुर, महावीर ये ललितपुर में है, कैमूर मिर्ज़ापुर सोनभद्र। तो ये याद रखिएगा, जितने भी हैं पूछा जाता है, एक एक प्रश्न 100% आता है इससे। बीटा जैव विविधता क्या है, तो ये जो बीटा जैव विविधता है ये विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के अंदर प्रजातियों की संख्या, ठीक है, ये है बीटा। ठीक है, प्रजातियों की संख्या। ठीक, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की अनुशंसा, भारत में पहली महिलाओं की स्थिति पर समिति जो CSWI थी, किस वर्ष गठित की गई थी। तो ये अगर आप ऑप्शन, ये एकदम फैक्चुअल है क्वेश्चन, तो जब आप देखेंगे आपको पता चलेगा कि ये 1974 में जो है इसकी ये समिति आई थी, और उसने बोला था कि एक राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, 1974 में। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में खुले बाजार की क्रियाएं निर्दिष्ट करती है, कौन करती है, तो ये सिर्फ जो RBI है वही करता है ये। ठीक है, ओपन मार्केट, ठीक, ओपन मार्केट जो भी क्रियाएं हैं ये वही करती है RBI। नीचे दिए गए कथन में से एक कारण और कथन, मतलब अभिकथन है और उसका कारण दिया गया है। जैव विविधता की क्षति ने पारिस्थितिक तंत्र को की संरचना और उचित कार्य पद्धति को खतरे में डाल दिया है, तो सही है, अभिकथन तो ठीक है। उसका कारण क्या दिया हुआ है, पारिस्थितिकी तंत्र जैव विविधता की क्षति से जुड़े दबावों के साथ अनुकूलन करने में सक्षम नहीं होते। तो ये जो नहीं है ना, सक्षम होती है लेकिन अब एकदम अंधाधुंध तरीके से जो होता है तो उसमें नहीं हो पाता है। नहीं तो अनुकूलन तो करती है, प्रकृति जो है अनुकूलन करती है, लेकिन इस तरीके से जितना अंधाधुंध तरीके से प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग हो रहा है उससे जो है वो अनुकूलन नहीं हो पाता। अदरवाइज करती तो है, तो यानी नहीं करती है, सक्षम नहीं है, वो गलत है। इसका सही आंसर होगा ए सही है, आर असत्य है। ठीक,
राष्ट्रपति एक कैबिनेट मंत्री को जो संसद का सदस्य भी हो बर्खास्त कर सकता है। तो किस तरीके से बर्खास्त कर सकता है उसको? प्रधानमंत्री अगर बोलेगा तो उसको हटा देगा। ठीक। गरीबी का दुष्चक्र, ये नर्क यानी रेगनर नर्क करके हैं ये, इन्होंने ये अवधारणा दी है। ठीक है, गरीबी का दुष्चक्र, ये 2018 या 19 में पूछा भी गया था, या 20 में शायद पूछा गया था, 20 में, यूपीपीसीएस 20 का क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों अभिसमयों या सम्मेलनों को उनके अंगीकृत किए गए मतलब क्रोनोलॉजी बताना है आपको। ठीक है, बेसिकली ये है इसमें। ओजोन जो कन्वेंशन हुआ, वियना कन्वेंशन, तो ये कब हुआ है ओजोन कन्वेंशन? ये 85 में, 1985 में। ठीक है, याद रखिएगा। सीएमएस ये 1979 में। ठीक है, ये यूएनसीसीडी ये 1994 में। ठीक, और ये जो सीबीडी वाला है ये सीएमएस 97, ये ओजोन वाला इतना होगा। सीबी ये जैव विविधता सीबीडी वाला 93 में है बेसिकली। ठीक, 93 में है। और ये जैव विविधता यूएनसीबीडी ये 93 में है, और ये वाला 94 में है। ये सही लिखा था मैंने, 94 में। तो इस तरीके से जब आप देखेंगे तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4123। ठीक, याद रखिएगा, इनको इनको लिख लीजिएगा, एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यपाल को विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने के लिए कहता है? तो प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने के लिए ये 180 का एक है। ठीक, उसी के द्वारा किया जाता है ये। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? बैंकिंग अधोसंरचना का संकुचन, ये नहीं है, बाकी सब हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर बी। जैविक घटकों का एक दूसरे के साथ उनके पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वो पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है, संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा देश में पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने के मतलब स्थापित करने का अधिकार प्रदान करता है? तो कौन बोलता है, कहाँ पे दिया हुआ है? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है। ठीक है, इसको ध्यान मत दीजिएगा आप, अपना काम से काम देखिए। गतिहीन विकास से तात्पर्य क्या है? गतिहीन विकास से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि वह अर्थव्यवस्था जो स्थिर है, मतलब वहाँ पे दोनों चीज़ें स्थिर हैं, चाहे वो राष्ट्रीय आय हो या चाहे वो प्रति व्यक्ति आय, वो दोनों ही स्थिर हैं, तो वो गतिहीन विकास कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मेघ ओजोन क्षरण से संबंधित है? तो क्या संबंधित है इसमें से? ध्रुवीय समतापी मेघ जो है वो मेघ, वो ओजोन क्षरण से भी संबंधित है। ठीक है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये 2007 में की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा इसको, 2007 में की गई थी, एकदम फैक्चुअल है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, याद करके जाइएगा, पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन मानव सूचकांक के आयाम है? तो प्रति व्यक्ति आय भी है, सकल राष्ट्रीय आय, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, ये तीनों हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर इज डी। पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर सभी जैविक तथा अजैविक अवयव, प्रभाव तथा घटनाओं का सम्मिश्रण है। एग्जैक्टली सही है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1980 में, तो ये 1980 हुआ है क्या? 1986 है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए, ओनली 1। ठीक है, करेक्ट पूछा है ना? हाँ ठीक है। भारत के ये सीएजी का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। ठीक, जो दोनों में से जो पहले हो, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सभी का याद रखिएगा, ये सीएजी हो गए और ये अपना सीवीसी हो गए, सीआईसी हो गए, इनका सबका याद रखिएगा। ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर हो गए, इन सब का ध्यान में रखिएगा। हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनका याद रखिएगा, कितने कितने ईयर्स हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक, गिफिन गुड्स उन उत्पादों को संदर्भित करते हैं जिनका जो मूल्य वृद्धि के साथ जो है उनकी मांग भी बढ़ जाती है। ठीक है, मांग मूल्य वृद्धि के साथ बढ़ती है। ठीक, याद रखिएगा, वो गिफिन गुड्स होते हैं। दो या दो से अधिक विविध पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इकोटोन कहलाता है ये। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, इकोटोन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो ये 42वां संवैधानिक संशोधन, मैंने एक ट्रिक बताई थी, SSID। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो ये मौलिक कर्तव्य डी, ड्यूटीज़। ठीक है, इंटीग्रिटी। ठीक है, सेकुलर, सोशल, सेकुलर, ये तो ये इस तरीके से आप याद रखिए। SSID 42वां संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा तो याद रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत निर्माण योजना के अंतर्गत नहीं सम्मिलित है? तो देखिए इसमें नहीं पूछा है,
तो उसमें ग्रामीण स्वच्छता है, ग्रामीण सड़क भी है, पेयजल भी है, लेकिन ग्रामीण आवास नहीं है। दूरसंचार है, और ग्रामीण स्वच्छता हो गई, ग्रामीण सड़क हो गया, पेयजल हो गया, सिंचाई है, जल आपूर्ति तो है ही है, दूरसंचार और विद्युत। ठीक है, 6 हैं। ये याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है ये जो भारत निर्माण योजना। अच्छा, भारत निर्माण योजना कब आई थी आप कमेंट करके बताइएगा मुझे। ठीक है, ईयर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य संरक्षण का उदाहरण नहीं है? तो इसमें से बॉटेनिकल गार्डन है जो कि नहीं है, बाकी तो सब हैं। ठीक है, स्वास्थ्य ही है, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए। ठीक, चलिए। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार हैं? तो मौलिक अधिकार किस में है? भाग 3 में, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन करता है? तो कृषि एवं लागत मूल्य आयोग करता है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? कमेंट करके बताइएगा मुझे। ठीक, ठीक है। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिम तेंदुए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का सूचक है, तो ये सही है। ठीक है, इसे आईयूसीएन रेड लिस्ट में अति संकट, ये अति संकट संकटग्रस्त नहीं है। ठीक है, सुभेद्य है ये। ठीक, क्या है? सुभेद्य, यानी वल्नरेबल। ठीक, तो ये सुभेद्य है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए, केवल एक सही है। ठीक है, आईयूसीएन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये आईयूसीएन है कहाँ पे, बताइएगा आप। ठीक, चलिए। यदि संसद यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रपति को मंजूरी दे दी गई है, यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रपति शासन को मंजूरी दे दी गई है, तो राष्ट्रपति शासन जारी रह सकता है उस घोषणा जारी होने की तिथि से 6 महीने तक। ठीक है, फिर 6 महीने के बाद उसको मंजूरी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए ये याद रखिएगा, सॉरी यहाँ पे लगा दिया, ये 6 माह तक। ठीक, तो इससे याद रखिएगा आप। चलिए, मैंने आपातकाल के बारे में एक वीडियो डाला है, बहुत मतलब एकदम क्रिस्प और जानकारी भरा वीडियो है। आप उसको देख लेंगे तो आपका जो आपात संबंधी उपबंध है ना, वो गलत नहीं होगा, उससे कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो गलत नहीं होगा। मैंने उसको पूरा वीडियो डाल रखा है, आप देख लीजिएगा उसको। ठीक है, वीडियो पे पड़ा हुआ है वो। चलिए, ताबड़तोड़ वाले में या फिर पॉलिटी वाले में है, आप देखेंगे सर्च करके, आपात उपबंध डालेंगे तो आ जाएगा उसमें। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कारण और कथन। सरकार कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के इकाइयों का विनिवेश कर रही है। विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट, तो ठीक है, ये कर रही है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ पर्याप्त रोजगार के अवसर सृजित नहीं कर पा रही, तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। ठीक है, सृजित नहीं कर पा रही हैं, इस वजह से मतलब इनका डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो ऐसा सही नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से इसका जो कारण है, ये कारण गलत है ये कारण। ठीक, तो ये ए सही है, परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतत विकास शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा परिभाषित किया गया था? तो ये जब पर्यावरण पे जो पर्यावरण विकास पे विश्व आयोग बैठा था, ये वर्ल्ड कमीशन ऑन ये इन्वायरमेंट डेवलपमेंट, ठीक है, WCED, उसमें ये सबसे पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था और परिभाषित किया गया था इसको। ठीक, परिभाषित किया गया था बेसिकली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या अधिक नहीं होगी, किससे अधिक नहीं होगी? तो जो लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या है, उससे उसके संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये शुरुआत में ये नहीं था, ऐसा प्रावधान नहीं था ये। ठीक है, ये लास्ट मतलब बाद में हुआ है। कब हुआ है ये? कौन से संविधान संशोधन में हुआ है ये? तो ये अ, आप बताइएगा मुझे कमेंट करके। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है पूछा है इसमें। देखिए, इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप देखिए, सही नहीं है कौन सा? यह बैंकों का बैंक है, सही है। यह विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करता है, सही है। यह सभी प्रकार के करेंसी नोटों को जारी करता है, तो ये सभी प्रकार के जो करेंसी नोट हैं उनको नहीं जारी करता है। ठीक है, एक का नोट देखिए आप, वो ये नहीं जारी करता है, तो ये गलत हो गया। ठीक, बाकी ये डी सही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के संदर्भ में जो NGT है, उसके संदर्भ में ये कथन दिया गया है, तो बताना है आपको सही है गलत है, सही बताना है। ठीक है, NGT के बारे में, इसकी स्थापना जो 2010 में हुई थी, सही है ये सही है। इसका मुख्यालय भोपाल में है? नहीं, ये दिल्ली में है। ठीक, तो ये गलत हो गया। जस्टिस लोकेश्वर सिंह ये इसके पहले अध्यक्ष थे, तो ये क्या सही है? इसके जस्टिस लोकेश्वर सिंह इसके पहले अध्यक्ष थे। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है, तो सही है।
ये सही है। तो इसमें जो अगर ये ऑप्शन निकाल दीजिए आप, दो ये गलत, और कौन सा, ये यानी 134 ये सही होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 134। ठीक, इस तरीके से एलिमिनेशन, अगर आपको नहीं भी पता है कि जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंटा इसके पहले अध्यक्ष थे, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपने देखा कि ये भोपाल में नहीं है भैया, इसका दिल्ली में है, ठीक है, तो जब ये पता चल गया तो दो वाला पहले एलिमिनेट कर दीजिए। इसका कहाँ कहाँ पे दो है, जिस जिस ऑप्शन में, ये और ये लास्ट वाला, बाकी ये ख़त्म। ठीक है, तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड हमेशा अप्लाई करना चाहिए। जहाँ पर आपको जैसे ये नहीं भी पता होगा जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंटा ये इसके पहले अध्यक्ष थे, तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। हिंदू समृद्धि दर किससे संबंधित है? तो ये जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है इससे संबंधित है। ठीक है, जीडीपी से। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे मंगल का प्राकृतिक उपग्रह है? तो देखिए इसमें क्या है, डिमोस और फोबोस ये दो ही हैं। ठीक है, बाकी और भी हैं, लेकिन ये है कि ये दो मतलब हैं बड़े वाले। ठीक है, इनके जो बड़े बड़े उपग्रह हैं ये दो ही हैं प्राकृतिक उपग्रह बेसिकली। ठीक है, फोबोस और डीमोस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन क्षयकारी पदार्थ है? तो ये जो लिखे हुए हैं सारे पदार्थ जो हैं वो सारे ओजोन क्षयकारी हैं। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक, सारे हैं, हेलोजन, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, हाइड्रोक्लोरो फ्लोरोकार्बन, ये सारे ही। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ जो नाफेड है, नाफेड की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1958 में। ठीक है, 2 अक्टूबर को, याद रखिएगा इसको। ठीक, गलत ना हो जाए, इस तरीके से आता है, मैचिंग में भी आता है और डायरेक्ट वन लाइनर जैसा ये प्रश्न है वैसा भी पूछा जाता है। भारत में सबसे बड़ा प्राणी उद्यान कौन सा है? तो ये प्राणी उद्यान जो है ये श्री वेंकटेश्वर प्राणी उद्यान आंध्र प्रदेश का है, सबसे बड़ा है ये। बेसिकली भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा है ये। ठीक, याद रखिएगा इसको, वेंकटेश्वर प्राणी उद्यान आंध्र प्रदेश। देखिए मैचिंग के लिए आ गया इसमें संगठन या प्राधिकरण, फिर उसका स्थापना वर्ष। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ऑप्शन भी आपको दिखेगा। चलिए, दिख रहा है, ये देखिए। अभी देखिए इसमें वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो या राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण। तो देखिए कोई सा भी अगर आपको पता हो, जैसे मुझे ये पता है कि राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण जो है 2009 में है, तो यानी कि बी का 4 कहीं दिख रहा है ऑप्शन में, बी का 4 एक ही है आपका, तो इससे आपका ये करेक्ट आंसर मिल गया। यानी कि ए का 2, अगर आपको और कुछ भी नहीं पता है, इनमें से कुछ एक चीज़ पता है, तो उसको आप पहले मिलाइए फिर ऑप्शन देखिए। इस तरीके से प्रश्न एलिमिनेशन मेथड लगते हैं। और कहीं आपको दिखेगा नहीं, बी का मुझे 4 पता था कि भैया 2009 में बना था ये, तो इतना मुझे मालूम था, बाकी और ये अपने आप ही आंसर आ गया। ठीक है, तो देख लेते हैं, ए का 2 यानी कि 2007 हो जाएगा, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ये 1962 में, और भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट जो है ये 1998 में। ठीक, भारत में एक मार्क एक्ट कब लागू हुआ था? तो ये 1937 में लागू हुआ था, याद रखिएगा, एकदम फैक्ट है, ध्यान रखिएगा इसको। अटल ज्योति योजना किससे संबंधित है? तो ये विद्युत की कमी वाले क्षेत्रों में ये जो सौर लैंप लगाने की योजना है वो अटल ज्योति योजना है। ठीक, ध्यान रखिएगा। रंग रोगन विलायक तथा कोटिंग निम्नलिखित में से किस प्रदूषक के स्रोत हैं? तो इसको इंग्लिश में देख लीजिए, पेंट एंड फिनिशेज आर द सोर्सेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स। तो ये है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी वीओसीज। तो ये याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होंगे ये होगा ए। ठीक, प्रायः समाचारों में दिखने वाले बेसल मानदंड का संबंध किससे है? तो ये बैंकिंग क्षेत्र से है। ठीक, याद रखिएगा, बेसल मानदंड जो है वो किससे है? बैंकिंग से। ये अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग के नियम श्रेणी आते हैं इसमें, तो वही सब चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, बेसिकली आप बेसल याद रखिए बस। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दो कथन दिए हुए हैं, अब इनमें से बताना है कौन सा सही है। भारतीय संसद केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार का भी विधायी अंग है, तो राज्यों के लिए भी बनाती है ये नियम, बनाती है कि नहीं बनाती? ठीक है, तो बनाती है उसमें कि नहीं बनाती? नहीं बनाती भैया, राज्य का राज्य के लिए है, संसद सिर्फ केंद्र उसके लिए है। ठीक, याद रखिए। ठीक है, ऐसे कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो आप याद रखिएगा इसको। तो ये जब पहला ही गलत हो गया तो आप ये एलिमिनेट कर दीजिए, आपको बी आंसर आ जाएगा, केवल 2। ठीक, चलिए, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस अभी 2 दिन 3 दिन पहले ही मनाया गया है, 21 अप्रैल को। ठीक है, याद रखिएगा। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950, एकदम फैक्ट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपको ये सब चीज़ें याद रहनी चाहिए।
सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम का पारित हुआ था, ये 2006 में पारित हुआ था। भारतीय संविधान में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का उल्लेख किस में दिया गया है? तो ये डीपीएसपी में दिया गया है, यानी कि अनुच्छेद 50 में है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? ठीक है, तो ये अमीनपुर झील है, अमीनपुर लेक, ये कहाँ पे है? तेलंगाना में है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है, अमीनपुर लेक तेलंगाना। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य? तो राजस्थान। अगर दूसरा पूछे तो आंध्र प्रदेश, ये सेकंड राज्य है, ठीक, दूसरा भी पूछा गया है। साइबर अपील अधिकरण निम्नलिखित में से किसके अधीन कार्य करता है? साइबर अपील अधिकरण जो है निम्नलिखित में से किसके अगेंस्ट कार्य करता है? तो ये जो सारे वो है ना, मतलब आपराधिक प्रक्रिया, ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये यानी कि उपरोक्त सभी उसमें कार्य करता है ये, ठीक, याद रखिएगा इसको। निम्नलिखित में से किस राज्य का क्षेत्र पांचवी अनुसूची में शामिल नहीं है? तो देखिए हरियाणा एक ऐसा इसमें राज्य है ऑप्शन में जहाँ पे ये पांचवी अनुसूची लागू नहीं है। बाकी यहाँ सब में अनुसूचित जनजातियाँ हैं, तो वहाँ पे जो है अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियों जहाँ पर भी अवेलेबल हैं वहाँ पे ये लागू होगी, ठीक। तो इस तरीके से ये 150 प्रश्न समाप्त हुए, 2 पार्ट में मैंने इसको ख़त्म किया है। आप इसको देखिए, ठीक है, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो, ताकि जो मैं आपको वीडियो डालूँ तो आपको मिलता रहे नोटिफिकेशन उसका, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। एक अभी मैं 30 डेज़ का एक आपको स्ट्रेटजी बताऊँगा, लास्ट 30 डेज़ में क्या करें क्या ना करें, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। तो आप चैनल पर बने रहिए, ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, जय हिंद।